हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। और आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम जो या इक्विलिब्रियम में बोलूँ, सिर्फ इक्विलिब्रियम, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? मान लो कोई वस्तु है, जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। इस वस्तु को जब इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन से भी दोनों डायरेक्शन से समान फोर्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इधर से भी और इधर से इक्वल जब फोर्स यहाँ पे लगेगा तो ये वस्तु अपने ही जगह पर रहेगा। तब उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम फिजिक्स का पार्ट होता है। क्लियर है दोस्तों? ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि जैसे ए है, ए से जो है कोई प्रोडक्ट बी बन रहा है तो उतना ही मात्रा में बी से ए बनेगा। ए से बी जितना बनेगा बी से ए भी उतना ही बनेगा। तो इस स्थिति को हम लोग बोल देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है। तो ए से यहाँ पे बी बन रहा है, जितना ए से बी बन रहा है उतना ही बी से ए बन रहा है। तो इसी को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम का, ठीक है, इस केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं वो सब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का पार्ट होता है। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ही पार्ट होता है। अब एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का, जैसे मैं बोलूँ H2 प्लस I2, ये जो है चेंज हो जाएगा ट्वाइस HI में। उसी प्रकार से N2 प्लस थ्राइस H2, ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस NH3 में। तो ये दोनों जो रिएक्शंस होते हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट होते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये जो दोनों रिएक्शंस हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल्स में आते हैं। और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं इन दो, ये जनरल रिएक्शंस है जो आप लोग 9वीं 10वीं या 8th लेवल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये दोनों जनरल रिएक्शंस होते हैं। क्लियर है? और ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल्स है। और जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जितने भी हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आते। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं होता। ये केवल यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शन बोलने से इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जितने भी आएंगे, इरिवर्सिबल में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होता है, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं होता है दोस्तों। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सिबल, जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड बैक दोनों दिशाओं में ये चलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस ही केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट होते हैं, ये याद रखिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में यहाँ पे लिख दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऑल केमिकल रिएक्शंस आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का पार्ट होगा। ये हमारा पहला ही पॉइंट्स है। ठीक है, ये सब डायनेमिक इक्विलिब्रियम के पार्ट्स होंगे। क्लियर? सेकंड होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2 बार WAR हो गया है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, ये याद रखिएगा। जितनी मात्रा में या जितनी फास्ट आगे चलेगा उतनी ही फास्ट पीछे आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे।
फिर बोलता है इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, इस पॉइंट को मैंने आपको बता ही दिया है। और बोलता है रिवर्सिबल रिएक्शंस केमिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही केवल और केवल केमिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, इस पॉइंट को मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड। ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक, और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो दोनों साइड यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम बोथ साइड यहाँ पे अचीव होगा, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। ये भी बात आप याद रखेंगे, कभी कभी शब्दों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फंसा के रखता है। और इन क्लोज कंटेनर इक्विलिब्रियम पॉसिबल, क्लोज कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, ओपन कंटेनर में ये पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा इसको। क्लियर। अब एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, कहाँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देख लीजिए। जब मैं ग्राफ बनाऊं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम में जब ग्राफ बनाऊं तो इस प्रकार का हमें ग्राफ दिखाई देता है। इस ग्राफ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगी, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का धीरे धीरे बढ़ता है और रिएक्टेंट का धीरे धीरे कम होता है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों का बराबर हो जाएगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। उसके बाद देखिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच भी ग्राफ होता है, और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच यदि मैं ग्राफ खींचूं तो ये वाला ग्राफ भी हमारा करेक्ट है, ये वाला ग्राफ भी हमारा करेक्ट है, और ये वाला ग्राफ भी हमारा करेक्ट है। तो ये रिएक्टेंट जो है, प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगा और रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा, और दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे। तो ये तीनों ग्राफ पॉसिबल है और तीनों ही करेक्ट है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। और ये एक बार प्रश्न हम पूछा भी गया था जेईई के एग्जाम में, इस ग्राफ से रिलेटेड एग्जाम में जेईई में सवाल भी पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इस ग्राफ को ध्यान में रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ ध्यान में रखना है, और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का भी ग्राफ हमको ध्यान में रखना है। क्लियर है दोस्तों। और ये वाला ग्राफ भी ध्यान में रखिएगा कि विदाउट कैटालिस्ट, ये जो ब्लैक कलर का आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है वो विदाउट कैटालिस्ट का ग्राफ है, और जो यहाँ पर रेड कलर का हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर वाला ग्राफ कहाँ है, विथ कैटालिस्ट। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। तो विदाउट कैटालिस्ट ग्राफ कैसे बन रहा है और विथ कैटालिस्ट ग्राफ कैसे बन रहा है, इस चीज को भी, इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है, इस ग्राफ को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो ये तीनों ग्राफ आपको ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछता है। एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सत्य है ये हमें बताना है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों स्टॉप हो जाते हैं, जी नहीं, ये गलत है। बैकवर्ड, फॉरवर्ड और रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस स्टॉप नहीं होते, चलते रहते हैं, लेकिन इक्वल मात्रा में चलते हैं, सेम रेट में चलते हैं। अब बोलता है फॉरवर्ड रिएक्शन कंटिन्यूज, बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप, ये भी गलत है, और पहला वाला भी गलत है, बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फिर बोलता है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस अकर एट द सेम रेट, जी हाँ, दोनों सेम रेट से चलते रहते हैं, अतः ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारा कट जाएंगे। तो पहले में ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोलता है एट इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी चेंज, बोलता है फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल जी, डेल जी का वैल्यू हमें बताना है एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस में। तो याद रखिएगा, मैं इसको बता भी चुका हूं, जब मैं थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ था, तो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में डेल जी का वैल्यू जो होता है 0 होता है, ना तो पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव होता है, ना ही इन्फिनिटी होता है, डेल जी वैल्यू 0 रहता है। क्लियर है, ये आप लोग याद रखेंगे, डेल जी वैल्यू 0 होता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट अबाउट इक्विलिब्रियम इज इनकरेक्ट,
विच स्टेटमेंट अबाउट इक्विलिब्रियम इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को हमें बताना है। इट इज ए डायनेमिक स्टेट, जी हाँ, जितने भी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, बिल्कुल सत्य है। इट कैन बी अटेंड ओनली इन क्लोज सिस्टम, जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्लोज सिस्टम में ही वर्क करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू चेंजेस विथ टेम्परेचर, चेंजेस विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, ये भी सत्य है। टेम्परेचर के साथ जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का संबंध होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू चेंज होती है, ये भी सत्य है। और फिर बोला है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, ये हमारा गलत ऑप्शंस है, तो हमें इनकरेक्ट को ढूंढना था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा जेईई मेंस 2025 का ही सवाल है। हाल ही में करंट में पूछा गया ये सवाल है, और सवाल क्या कहता है देखिए, फर्दर रिएक्शंस H2 + I2 = twice HI अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज प्रेडिक्टेड करेक्टली बाय, कौन सा ग्राफ? ये 4 ग्राफ हमको दिया हुआ है, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और ये हमारा चौथा। इन 4 ग्राफ में कौन सा ग्राफ करेक्ट है ये हमें बताना है। तो मैंने अभी आपको ग्राफ में बताया था कि ग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम के साथ जो है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इस प्रकार से बढ़ता है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इस प्रकार से घटता है, या कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। मैं ऐसा लिखूं, ऐसा बनाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशंस बोला है ना, मोलर कंसंट्रेशंस वर्सेस टाइम बोला है। तो जब मैं मोलर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ खींचता हूँ तो देख लीजिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये वाला भी ग्राफ करेक्ट, ये वाला भी ग्राफ करेक्ट, ये वाला भी ग्राफ करेक्ट। तो तीनों ग्राफ में हमको क्या दिखाई दे रहा है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज, ये तीनों ग्राफ में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई ग्राफ हमें ढूंढना है। तो देख लीजिए यहाँ पर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में H2 और I2 का यहाँ पर ये वाला तो होगा नहीं, पहला नहीं होगा जी, ये हमारा दूसरा भी नहीं होगा, और सॉरी ये तीसरा भी नहीं होगा, और ये चौथा भी नहीं होगा। ऐसा कोई हमें ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सेकेंड वाला ग्राफ में हमें क्लियर मेंशंस है कि जो H2 और I2 ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों समय के साथ घट रहे हैं और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप आसानी से इसको बना सकते थे जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चंस। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि फ्यूचर में जो कुछ भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड सारे सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, कैसे लिखते हैं वो भी बताएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर होगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।